प्यारे छात्रों, नमस्कार। आशा है आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और लॉकडाउन की अवधि में ये जो ज्ञानदीप कार्यक्रम चल रहा है दूरदर्शन पर, इससे लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, अपना अध्ययन जारी रख रहे होंगे। पिछले सत्र में बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर हमारा है कक्षा 9 का, उसके अंतर्गत हमने जड़त्व पर बात की थी। द्रव्यमान क्या है और द्रव्यमान और वेग दोनों सम्मिलित रूप से किस प्रकार वस्तु के प्रभाव को किसी अन्य वस्तु पर डालते हैं, इसका भी अध्ययन किया था। मोटा मोटा हमने देखा था कि जड़त्व क्या है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यानी अगर स्थिर वस्तु है तो वो स्थिर रहने का ही प्रयास करेगी, गतिमान वस्तु है तो वो गतिमान रहने का ही प्रयास करेगी, जबकि उस पर कोई हम बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं। उस बल का विरोध करने की जो प्रवृत्ति है, वस्तु की विरोध करने का जो गुण है, उसी गुण को हमने जड़त्व कहा था। अब इस जड़त्व की जो एक माप थी, संख्यात्मक माप, जड़त्व की माप को हमने क्या कहा था? द्रव्यमान। और द्रव्यमान हमने देखा था कि द्रव्यमान एक जो भौतिक राशि है, एक मूल राशि है, जिसका मात्रक किलोग्राम है। इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि भौतिक जो राशि है द्रव्यमान और वेग, ये दोनों राशियां सम्मिलित रूप से किसी वस्तु के प्रभाव को व्यक्त करती हैं। किसके रूप में? संवेग के रूप में। तो संवेग का हमने अध्ययन किया था। संवेग क्या है? संवेग हमने कहा था ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये सूत्र हमने कल देखा था संवेग के लिए। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों ही महत्वपूर्ण है वस्तु के प्रभाव की गणना करने में। अगर द्रव्यमान अधिक होगा वस्तु का, तो वस्तु का अन्य दूसरे किसी भी वस्तु पर प्रभाव ज्यादा होगा। वेग भी होगा ज्यादा, यानी कोई वस्तु अधिक वेग से टकराएगी तो वो ज्यादा प्रभाव डालेगी, कम वेग से टकराएगी तो कम प्रभाव डालेगी। इसी तरह अगर भारी वस्तु टकराएगी, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वो ज्यादा प्रभाव डालेगी, और हल्की होगी, द्रव्यमान कम होगा तो वो कम प्रभाव डालेगी। तो किसी भी वस्तु के प्रभाव को जानने के लिए हमने ये संवेग नाम की राशि का अध्ययन किया था। अब हम बात करते हैं कि संवेग जो होता है ये किससे संबंधित होता है, कौन सी राशि पर निर्भर करता है, या जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वस्तु के, वो किस पर निर्भर करता है। और ये जो संवेग में परिवर्तन है, इसके लिए आता है हमारा गति का दूसरा नियम, यानी गति का द्वितीय नियम। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए, मान लिया हम किसी कार पर धक्का लगा रहे हैं, कार की बैटरी खराब हो गई और हम उसको धकेल कर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम एक बल उस पर लगा रहे हैं, बाह्य बल निश्चित रूप से। तो बल अगर हम थोड़ी देर लगाते हैं तो कार चलती तो है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम उसी बल को लगाने का समय और ज्यादा बढ़ा दें, यानी अधिक समय तक हम उसी बल को लगाएं, तो क्या होगा कि कार जो है स्टार्ट हो जाती है कई बार। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल लगाया जा रहा है, कितना बल लगाया जा रहा है, इसके साथ साथ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि वो बल कितनी देर तक लगाया जा रहा है, यानी बल के लगाए जाने का समय भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है संवेग के परिवर्तन के लिए। तो हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं
कि किसी वस्तु के होने वाला जो किसी वस्तु में होने वाला संवेग है वो बल पर और उस बल को लगाए जाने के समय पर दोनों पर निर्भर करता है। तो समय के सापेक्ष जो संवेग के परिवर्तन की दर है, इसी को हमारा जो है गति का दूसरा नियम व्यक्त करता है और ये कहता है कि ये जो दर है, किसकी दर? संवेग में परिवर्तन की दर। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ये बराबर होती है या समानुपाती होती है किसके? वस्तु पर लगाए गए बल के। तो आइए अध्ययन करते हैं गति के दूसरे नियम का। यह नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। इसका मतलब अगर हम अधिक बल लगा रहे हैं तो संवेग में परिवर्तन अधिक होगा, अधिक समय तक लगा रहे हैं तो भी संवेग में परिवर्तन अधिक होगा। इसे हम गणितीय रूप से किस प्रकार समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। हम लेते हैं कि मान लें कि माना वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u है और अंतिम वेग v है। और ये जो वेग में परिवर्तन हुआ है, वेग में ये परिवर्तन बल F को लगाने से हुआ है और वो बल कितने समय तक लगाया गया है? t समय तक लगाया गया है। यह परिवर्तन बल F को t समय तक लगाने के कारण हुआ है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग तो u था, हमने क्या किया, उस पे एक असंतुलित बल यानी बाह्य बल F लगाया और कितने समय तक लगाया? t समय तक लगाया। और t समय के दौरान यानी t समय के बाद वस्तु का जो वेग है वो कितना हो जाता है? v हो जाता है। तो अब देखिए, अगर हम विचार करें तो क्या होगा कि यह नियम हमें क्या कहता है? दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यानी हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? संवेग में कितना परिवर्तन हुआ और उसकी दर निकालनी पड़ेगी। दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, यानी समय से भाग देकर। तो आइए निकालते हैं। देखिए, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u है, इसलिए प्रारंभिक संवेग क्या होगा? हम जानते हैं कि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, इसलिए वस्तु का प्रारंभिक संवेग हो जाएगा m इंटू यू। mu जो है वस्तु का प्रारंभिक संवेग होगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि अंतिम वेग क्या हो गया? वस्तु का अंतिम वेग v है, इसलिए अंतिम संवेग वो भी द्रव्यमान गुणा वेग यानी mv हो जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन कितना हुआ?
जब हम संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो अंतिम संवेग है उसमें से प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे। तो अंतिम संवेग mv माइनस प्रारंभिक संवेग mu। और गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है लगाए गए या अनुक्रमानुपाती होती है लगाए गए बल के। तो इसलिए हम ले सकते हैं गति के द्वितीय नियम से। जो बल है, लगाया गया बल, वो अनुक्रमानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर के। संवेग में परिवर्तन हुआ हमारा mv माइनस mu, और दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी f इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। यहां पे mv माइनस mu क्या है, संवेग में परिवर्तन है, और t क्या है, t है हमारा समय। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि या f इज प्रोपोर्शनल टू m, अगर हम यहां पे कॉमन ले लें, m दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये आ जाएगा v माइनस u बटे t। अब आप देख रहे होंगे कि ये v माइनस u बटे t हमारा जाना पहचाना कोई व्यंजक है, जिसको हम पहले कहीं देख चुके हैं। ये क्या है, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u अपॉन t। v माइनस u माने वेग में परिवर्तन बटे t, यानी वेग परिवर्तन की दर। तो जो v माइनस u बटे t है, ये है वेग परिवर्तन की दर। और आप जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो क्या होगा कि ये v माइनस u बटे t जो है, ये वाली जो पूरा फैक्टर है, ये क्या होगा, ये होगा वस्तु का त्वरण। तो इसके बदले हम त्वरण लिख सकते हैं, यानी या हम लिख सकते हैं क्या कि F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। तो यही बात गणितीय रूप में निकल के आती है दूसरे नियम के हिसाब से। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु पर जो आरोपित बल है वो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां पर क्या होता है कि हम अनुक्रमानुपात को हटाने के लिए किसी नियतांक का प्रयोग करते हैं, और जो बल हमारा है, बल का मात्रक इस प्रकार चुना गया है कि अगर हम ये दोनों मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक SI पद्धति यानी मानक पद्धति में हम लें, तो नियतांक का मान स्वतः ही यहां पर 1 हो जाता है। इसलिए यदि हम नियतांक का मान 1 ले लें तो ये सूत्र बदल जाता है F बराबर m इंटू ए में। ये बल का सामान्य सूत्र है, बल का मूल सूत्र, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिसको आपने पिछली कक्षा में भी सुना होगा या पढ़ा होगा। तो गति के दूसरे नियम के आधार पर हमारे सामने ये निकल के आया कि यदि हम अपने जो परिचित मात्रक हैं, SI पद्धति के मात्रक हैं, उनका प्रयोग करते हुए इस कथन की समीक्षा करें या इस कथन को देखें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु पर आरोपित जो बल है वो बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी त्वरण जो है वस्तु में जो उत्पन्न हुआ या उसके वेग में जो परिवर्तन की दर है, वो बल पर निर्भर करती है। तो ये था हमारा दूसरे नियम का एक तरह से गणितीय रूप, गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप। यहां पर बल जो राशि आई, इसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था कि बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो वस्तु को उसके आकार में, स्थिति में
परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और बल के लिए सामान्य सूत्र भी हमने प्राप्त कर लिया कि F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब इस बल का मात्रक क्या होगा? मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम किसी न किसी मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो बल का मात्रक क्या होगा हमारी अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, बल का सूत्र है F बराबर m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसलिए बल का मात्रक क्या होना चाहिए? m, यानी द्रव्यमान का मात्रक, और गुणा त्वरण यानी इसका a का मात्रक। तो बल का मात्रक तो होता है, जो निकाल रहे हैं हम, द्रव्यमान गुणा त्वरण के मात्रकों के गुणनफल के रूप में निकल जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जिसको हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस तरह से प्रतीकों के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इस पूरे को एक नाम दे दिया गया महान वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर। आपने सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, जिनका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं न्यूटन के नाम पर इस पूरे को नाम दे दिया गया है न्यूटन, और जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन या एन। वास्तव में ये जो न्यूटन है, ये क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अभी हमने ये समझा कि गति का दूसरा नियम क्या है और बल का मात्रक क्या है। ये जो दूसरा नियम है, ये हमें क्या बताता है? इसका भौतिक महत्व क्या है या दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। तो यहां पर मैंने दूसरे नियम का जो गणितीय रूप है उसको लिखा है F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और ये त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। ए क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। यानी अगर देखिए, हम चाहते हैं कि बल का मान कम हो। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु आकर हमसे टकरा रही है, या हम किसी वस्तु से टकरा रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें चोट ज्यादा लगे या कम लगे? अब आप कहेंगे कि कैसा प्रश्न है? तो निश्चित रूप है कि मैं तो ये चाहूंगा कि चोट कम से कम लगे। मैं ही नहीं, सभी चाहेंगे कि हमें क्या है? चोट कम से कम लगे, नुकसान कम से कम हो। तो कम से कम नुकसान होने का मतलब यानी वो जो हमारे द्वारा लगाया गया बल है, आरोपित किया गया बल है अन्य वस्तु पर, या अन्य वस्तु के द्वारा अगर वो हमसे टकरा रही है तो उसके द्वारा जो हम पर आरोपित किया गया बल है वो कम से कम हो। तो बल को कम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बल को कम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान को तो परिवर्तित नहीं कर सकते, द्रव्यमान तो वस्तु का क्या है? नियत है। लेकिन हम इस वेग परिवर्तन की दर को कम कर सकते हैं। अब मान लिया हम कहते हैं कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है और हमसे टकरा रही है। इसका अभी उदाहरण हम लेंगे और विस्तृत तरीके से इसको समझेंगे, लेकिन पहले इस संबंध को समझने की हम बात कर लें। हम कहें कि मान लिया कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमसे टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या होगा? वो रुक जाएगी। तो उसका जो प्रारंभिक वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड था, अंतिम वेग उसका 0 हो जाएगा टकराने के बाद। कहेंगे कि हमें चोट कम से कम लगे। टकराने के बाद वस्तु का वेग क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड से 0 हो जाएगा। तो ये चाहेंगे कि वेग के परिवर्तन की दर क्या हो? कम से कम हो, ताकि F जो है, F माने वस्तु द्वारा लगाया गया बल, यानी हमें लगने वाली चोट, उसका मान क्या हो? कम से कम हो।
तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए ये हर का मान ज्यादा होना चाहिए। गणितीय रूप में भी आप समझ सकते हैं, किसी भी राशि का मान अगर वो भिन्नात्मक राशि है तो उसका मान अगर हमें कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अंश का मान कम कर दें, ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हर का मान बढ़ा दें, यानी समय का मान हम बढ़ा दें। जितने समय में वो वेग परिवर्तन हो रहा है उस अगर हम समय का मान बढ़ा देंगे तो वेग परिवर्तन की दर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब वेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी तो संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, और संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी तो उत्पन्न होने वाला या आरोपित होने वाला जो बल है वो कम हो जाएगा और हमें चोट कम से कम लगेगी। तो आप देखते होंगे दैनिक जीवन में कुछ 2-3 उदाहरण देके मैं इसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं कि क्रिकेट तो आप खेलते ही हैं। जब कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को कैच करता है, लपकता है, तो क्या करता है, वो अपने हाथों को, वो ऐसे नहीं सीधे, जब बॉल आई तो बॉल को हाथ से टकराई तो हाथों को पीछे की ओर थोड़ा हम खींच लेते हैं। पीछे की ओर खींचने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट की बॉल को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि बॉल किसी निश्चित वेग से हमारे हाथ पर टकराती है। अगर हम हाथों को पीछे नहीं खींचेंगे तो बॉल का जो वेग है वो उस वेग से तुरंत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य होगा तो समय कम होने के कारण, वेग शून्य होने में लगा समय कम होने के कारण अधिक बल उत्पन्न होगा बॉल के द्वारा और हमें क्या होगा, अधिक चोट लगेगी। अब हम क्या करने चाह रहे हैं कि ये जो संवेग में परिवर्तन है इसकी दर को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि क्या हो, उस वेग को कम होने में यानी 0 तक जाने में अधिक समय लगे। हम टी का मान यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं। टी का मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हाथों को थोड़ा पीछे की ओर खींच देते हैं ताकि वेग में जो परिवर्तन है उसमें होने वाला समय क्या हो, बढ़ जाए। और जब समय बढ़ जाएगा तो इसका मतलब निश्चित रूप से है कि बॉल के द्वारा जो आरोपित बल होगा हमारे हाथों पर, या सामान्य भाषा में कहें कि बॉल के द्वारा लगने वाली जो चोट होगी वो कम लगेगी हमको। आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, ऊंची कूद करते हैं या कहीं ऊपर से नीचे कूदते हैं तो जो पक्का फर्श है उस पर कूदने से हमें चोट लगती है, ज्यादा चोट लगती है। जबकि घास पर कूदना या गद्दे पर कूदना या भुरभुरी मिट्टी पर कूदना ये हमारे लिए आसान होता है, सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा सही होता है। यानी ऐसा क्यों सही होता है, क्योंकि हमें चोट कम लगती है। तो वहां भी वही प्रक्रिया है कि हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हम ऊंचाई से कूद रहे हैं तो हमारा वेग क्या होगा, काफी बढ़ जाता है। और अगर हम पक्के फर्श पे टकरा रहे हैं तो चूंकि फर्श क्या है, बिल्कुल स्थिर है, हमारे टकराने के बाद फर्श में कोई विस्थापन नहीं हो पाता, इसलिए तुरंत हमारा जो वेग है वो शून्य को प्राप्त कर लेता है या शून्य तक पहुंच जाता है। यानी समय का मान क्या है, वेग में परिवर्तन होने में जो समय लगता है वो मान बहुत कम है। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर समय बहुत कम लग रहा है तो एफ का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा या चोट ज्यादा लगेगी। जबकि अगर हम क्या करेंगे, किसी भुरभुरी मिट्टी पर या गद्दे पर या घास के ढेर पर कूद रहे होते हैं तो क्या होगा, घास का ढेर क्या होता है जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में कि वो पिचक जाता है, मिट्टी थोड़ा पिचक जाती है। यानी उससे क्या होगा कि जैसे ही हम टकराए, टकराने के बाद थोड़ा समय और मिल जाता है वेग में परिवर्तन होने के लिए, यानी वेग को शून्य तक जाने के लिए। और उस समय के बढ़ने के कारण क्या होगा, हमें चोट कम लगती है। तो ये हमने देखा दूसरा नियम, दूसरे नियम के अनुप्रयोग और संवेग में परिवर्तन किस तरह से बल से संबंधित है, इसको भी हमने इससे पहले समझा। मुझे उम्मीद है कि यह हमें समझ में आया होगा, आप इसका आनंद ले रहे होंगे इन कक्षाओं का। इससे आगे का अध्ययन हम अगली सत्र में जारी रखेंगे। धन्यवाद।